हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो कुछ केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें उन्हें बैलेंस करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? HNO3 नाइट्रिक एसिड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं थोड़ा इसको अपने उसमें लिखता हूं, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये पैरों में है, लाइक दिस। CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब यहाँ पे बैलेंस करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो अपने पास नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन की एक एटम है और इधर नाइट्रोजन की 2 एटम्स हैं। क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो n की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग HNO3 के आगे 2 पुट कर देंगे। अब जब हमने हाइड्रोजन के आगे HNO3 के आगे 2 लगाया, क्योंकि ऐसे कोफिशिएंट लगाना होता है, तो हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बने? 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो कितने हो गए टोटल? 4। लेकिन यहाँ पर राइट साइड में सिर्फ 2 एटम्स हैं, तो इसका मतलब है बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यू कैन क्लियरली सी कि हाइड्रोजन के अब यहाँ पर 4 एटम्स हो गए हैं। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बैलेंस हो गई है। कैल्शियम का यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6। इधर ऑक्सीजन की 2 है, तो यानी कि टोटल लेफ्ट साइड ऑक्सीजन हमारे पास 8 एटम्स हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और ये 2 आगे लगा हुआ है, तो यानी कि 8। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। नाइट्रिक एसिड और वाटर के आगे कोफिशिएंट हमने 2 पुट करना था। नेक्स्ट देखिए, NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस वाटर दैट इज H2O। अगर हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम की नंबर ऑफ एटम्स 1 है और यहाँ पर सोडियम की नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे? NaOH के आगे 2 लगा देंगे। तो ये क्या बन गया? 2NaOH। तो जो सोडियम की एटम्स है वो हो गई है बैलेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट एटम पे। सपोज कर लो ऑक्सीजन उठा लेते हैं। इधर ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स 2 और इधर है 4, तो 2 प्लस 4 यानी कि 6 हो गया। और अगर इधर काउंट करें तो इधर है 4 प्लस वाटर में एक है एटम, तो 5 हो गया। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर के आगे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे 4 प्लस 2 हो गई, तो ऑक्सीजन कितनी आ गई? 6 हो गई। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 2 आइटम्स यहाँ पे है हाइड्रोजन की और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 प्लस 2 4। और अगर प्रोडक्ट साइड देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। तो हाइड्रोजन बैलेंस है। सल्फर की बात करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स 1 है और इधर भी सल्फर की एक ही एटम है, तो इसका मतलब है ये अब इक्वेशन अपनी प्रॉपर बैलेंस हो गई है। सी देखते हैं, NaCl AgNO3 AgCl NaNO3। तो सोडियम की यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 1 है और इधर भी 1 है, तो यानी सोडियम बैलेंस्ड है। क्लोराइन की एक एटम है और इधर भी 1 है, तो यानी ये भी बैलेंस है। सिल्वर Ag 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है। N का 1 दैट इज नाइट्रोजन
यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स 3 और यहाँ पर भी 3 है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन सी पार्ट दिया हुआ है ये ऑलरेडी बैलेंस है, हमें अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पर नहीं करना। तो सी पार्ट डन हो गया। नेक्स्ट करते हैं डी पार्ट। बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेरियम की नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम है 1 1, तो ये बैलेंस्ड है। क्लोरीन की यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 2 है लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 एज ए कोफिशिएंट यूज कर लेंगे। हाइड्रोजन की नंबर ऑफ एटम्स 2 है और इधर भी 2 हो गई हैं। सल्फर की 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन की 4, यहाँ भी 4, तो यानी कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। सिंपली HCl के आगे क्या लगा देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो 6th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 7th क्वेश्चन देखिए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन लिख दी है तो हमें इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर का होता है H2O। तो आप अगर यहाँ पे काउंट करोगे तो क्लियरली देख सकते हो कि हर एलिमेंट की जो एटम्स हैं वो इक्वल हैं। कैल्शियम यहाँ पे 1 एटम है और यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन का 2 + 2 4 और यहाँ पर 3 + 1 4 है। हाइड्रोजन की 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की 2 है। कार्बन की 1 है, इधर भी कार्बन की 1 है, तो यानी कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट NO3 ट्वाइस एंड सिल्वर यानी कि Ag। अब हमारे पास बैलेंस करने के लिए क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन की नंबर ऑफ एटम्स 2 है लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की नंबर ऑफ एटम 1 है, तो आगे हमें 2 पुट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन अब यहाँ पे 6 हो गया है और यहाँ पे 3 × 2 6, तो बैलेंस हो गया। सिल्वर जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यानी कि इसके आगे हम लोग 2 पुट कर देंगे। जिंक ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसका मतलब है Zn + 2 AgNO3 एरो टू गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी हुई है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। अब देखिए एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, कॉपर बैलेंस्ड है, लेकिन क्लोरीन नहीं बैलेंस। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 3 है, तो इसका मतलब है एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंगली क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाले कंपाउंड को 3 से और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरीन की एटम्स जो है दोनों तरफ 6 हो गई। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो गया है तो उसके आगे 2 लगा दो। कॉपर यहाँ पे 3 है तो आगे 3 लगा देंगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन का इक्वेशन हमने बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटाशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, पोटाशियम क्लोराइड KCl। लो अब बैलेंस का फिर से, बेरियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पर क्लोरीन की नंबर ऑफ एटम्स 2 है लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की नंबर ऑफ एटम 1 है,
तो बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट 2 लगाएंगे। पोटाशियम यहाँ पर 2 है और इधर भी 2 है, तो बिल्कुल सही है। सल्फर 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4। तो यू कैन क्लियरली सी कि ये हमारे पास इक्वेशन प्रॉपर बैलेंस हो गई और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके पास बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो बैलेंस इक्वेशन लिखना है और उसका टाइप भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटाशियम ब्रोमाइड यानी कि Ki और ये सॉल्यूशन है तो एक्विस। बेरियम आयोडाइड Ba बेरियम का सिंबल होता है और BaI2 बेरियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड, सॉरी यहाँ पे पोटाशियम ब्रोमाइड है। ओहो, चलिए अपने पास एक मेथड और है इसको करने का सेटिंग। पोटाशियम ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड के लिए Br यूज होगा, KBr। तो पोटाशियम आयोडाइड यानी कि Ki एक्विस यानी वाटर में सोल्यूबल। बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 सॉलिड यानी ये प्रेसिपिटेट बन गया। पहले बैलेंस करते हैं। ब्रोमीन की यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो 2 है, इधर 1 है तो आगे 2 लगा देंगे। अब पोटाशियम की नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गई तो इधर 2 लगा देंगे, इधर I2 है तो बैलेंस हो गया। अब आपको पता है अगर दो कंपाउंड है एक्सचेंज हो रहा है तो उसे वी कॉल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी बन रहा है तो इसीलिए इसे अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि पीपीटी बन जाए तो प्रेसिपिटेट बन गया, एस का मतलब पीपीटी है यहाँ पे, तो इसीलिए ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गई। नेक्स्ट जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO, अच्छा सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस स्टेट है। तो यहाँ पे आपका क्या देख रहे हैं, जिंक कार्बोनेट था तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हुआ एक रिएक्टेंट, लेकिन दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलते थे अपन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बैलेंस जिंक की 1 है, 1 है, कार्बन 1 1, ऑक्सीजन की 3 है, 1 + 2 3, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना। हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में, क्लोरीन भी गैस स्टेट में, तो बना हाइड्रोजन क्लोराइड गैस स्टेट में। H की भी 2 एटम्स हैं, क्लोरीन की भी 2 है, तो जाहिर सी बात है HCl के आगे 2 पुट कर देंगे। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट सिर्फ एक बने तो दैट इज कॉल्ड यस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आपको पता है इसको अपन रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब आप पूछ रहे होगे व्हाई, क्योंकि देखिए क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन कर लिया तो इसका मतलब क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लोरीन अकेला था लेकिन पाकिस्तान में जाके हाइड्रोजन को साथ में ले आया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, और फिर दूसरा कंपाउंड ऑटोमेटिकली या एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स हो गया। मैग्नीशियम जो कि है सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड
Cl2 and हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन की यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 1 है और इधर नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो क्या करेंगे, HCl के आगे 2 प्लेस कर देंगे और हाइड्रोजन देखिए इससे बैलेंस हो गया। अब क्या नजर आ रहा है, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया उसके सॉल्यूशन से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी कहानी पूरी नहीं हुई, इसे अपन रिडॉक्स भी लिखेंगे। वाई, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था लेकिन बॉर्डर के बाद अलग हो गया, तो यानी कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन लूज कर दिया, तो इसका मतलब HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फिर मैग्नीशियम का क्या होगा, मैग्नीशियम का यहाँ पर वी कैन से रिडक्शन होगा। समझ में आई बात। यहाँ पर HCl में क्या हुआ, आप देख सकते हो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो वी कैन से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट ए सेकंड, एक सेकंड का वेट। जो जिसका डाउट था वही था कि HCl यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं लिख सकते हम लोग, मतलब उस तरीके से यहाँ पे क्या चीज है, मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और HCl में जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो मतलब HCl का ओवरऑल तो वैसे अपन लिखेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन ही हो रहा है, तो और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज और ये रिडक्शन, तो इसीलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लूज है, तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी है कि समझ में आ जाए। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग अकेला लिख सकते हो। इन द केस आप इसको लगा सको आइडिया कि वाई दिस इज रिडॉक्स, तो लिख के आ जाना, अदरवाइज अकेला डिस्प्लेसमेंट ही लिखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत लिख दो और वहां पे आपके नंबर कट जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What does one mean by exothermic and endothermic reaction? Give examples. चलिए तो हमें एग्जाम के साथ एक्सो और एंडो को डिफाइन करना है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज यू नो कि क्या होता है, द रिएक्शंस in which heat or energy is released along with products are called exothermic reactions। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होती है उसे वी कॉल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपके पास बहुत सारी एग्जांपल थी, तो मैं वही 2 एग्जांपल लिख देता हूँ आपकी बुक वाली। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट का हीट एनर्जी रिलीज होता था। सेकंड आप ये लिख सकते हो, जब नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, प्लस हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। हीट एंड लाइट वी कैन से, मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या लाइट है यहाँ पे लिखना या अकेला हीट ही लिखेंगे। ओके, बुक में तो हीट भी नहीं है लाइट भी नहीं है, बट हीट तो हम लोग लिख ही देंगे, ठीक है। लाइट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और बैलेंस करने के लिए 2 आगे इधर लगा देंगे और 2 इधर लग जाएगा। तो ये एक्सोथर्मिक की 2 एग्जांपल आ गई। इसके अलावा आप लोग वो भी लिख सकते हो रेस्पिरेशन रिएक्शन, क्योंकि वो भी एक्सोथर्मिक का ही हिस्सा है। तो नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो बहुत आसान था। द रिएक्शंस in which energy is absorbed in the form of either heat
लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? ये वो रिएक्शन है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है किसी रिएक्शन में, किसकी फॉर्म में? या तो हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब एग्जांपल बहुत सारी थी आपके पास, जैसे लेड नाइट्रेट की एग्जांपल उठा लेते हैं अपन। ये हीट की प्रेजेंस में हो रही थी। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो बैलेंस करने के लिए 2 2 और इधर 4 आपका यूज करते थे। तो इस तरीके से ये फर्स्ट आपके पास एग्जांपल थी। सेकंड आप दे सकते हो वाटर वाली, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करवा रहे थे। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आते थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप था, यू कैन सी, सभी हमने जो पढ़ी थी। थर्ड आप सिल्वर क्लोराइड की दे सकते हो, जो सनलाइट की प्रेजेंस में, हमें लाइट देनी है तो यहाँ पे सनलाइट दे रहे थे और प्रोडक्ट था सिल्वर और क्लोरीन अलग हो रहा था। बैलेंस करने के लिए 2 लगा रहे थे। कलर था व्हाइट सॉल्ट का, सिल्वर क्लोराइड का, जो बाद में ग्रे हो गया। तो मतलब ये आपके पास रिएक्शन। ओके, तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की डेफिनेशन और ये उनके एग्जांपल्स हो गए। तो आप कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एक्सप्लेन। तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों मानते हैं, एक्सप्लेन करें। तो पहला पॉइंट क्या आएगा? वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये एनर्जी हमें मिलती कहां से? जो फूड हम लोग खाते हैं। इन फूड एनर्जी प्रोवाइडिंग पार्ट इज carbohydrates, which is present in bread, rice, etc. फूड के अंदर जो चीज एनर्जी देती है वो कार्बोहाइड्रेट है, जो ब्रेड, राइस एक्सेट्रा में प्रेजेंट होता है। Our body break down carbohydrates into simpler products, glucose, which combines with oxygen in body cell to release एनर्जी। तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्लूकोज में तोड़ती है, जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है बॉडी सेल्स में और एनर्जी रिलीज करती है। एज
एनर्जी इज रिलीजिंग इन द प्रोसेस, so respiration is termed as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्योंकि प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसलिए रेस्पिरेशन क्या हो गया, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। रिएक्शन जरूर लिखेंगे। C6H12O6 एक्वस फॉर्म में है, ये ग्लूकोज है। ऑक्सीजन ये भी एक्वस फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये भी एक्वस होगा। वाटर बनेगा, इसे लिक्विड लिखेंगे और प्लस मिलेगी बहुत सारी एनर्जी। बैलेंस करने के लिए इधर 6 लगा दो और इधर भी 6 लगा दोगे, इधर भी 6 लगा दो, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और एनर्जी रिलीज करता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा डन हो गया। तो 6 to 10 क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।